Okay, so now we are studying today about beekeeping. Beekeeping is also known as apiculture. You have studied about beekeeping in class 9. ठीक है, जितना बोले उतना कम है beekeeping के लिए. It is the one of the most profitable business because it is not only giving us profit in the form of honey, but it is also giving us a profit in the form of what you call by carrying out pollination. ठीक है, and the value of pollination you will study in chapter 15 जब हम पढ़ेंगे, that is वो ecological services के बारे में. आप इमेजिन कीजिए कि कोई आम का पेड़ है, ह्यूज ट्री, एंड इन विच यू गेट hundreds and hundreds mangoes. That mangoes you are getting only because of the pollination is done by these insects, maybe bees, wasps, butterflies, whatever it is. आप imagine कीजिए a world without bees, half of the fruits you would have never got. आपको आधे से ज़्यादा फ्रूट्स मिलते ही नहीं, and most of the species would have vanished off by now. ठीक है, the role of bees in the pollination and to produce fruit, seeds and continuation of those life, those species is tremendous. ठीक है, तो आप बीज को ऐसा मत सोचिए कि छोटा सा प्राणी है और इससे केवल हनी मिलता है. The honey is another product which we are getting, वो आप ये मान करके चलिए कि वो आपको फ्री की सर्विस मिल रही है ना. But the major function is that. Besides that, bees, what we are getting bee wax. Bee wax is very important. It is an edible wax. आप खा भी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं कर रहा वो wax. Plus that wax is used for all the type of lipsticks. It is used for polishing purpose. It is for shining of the leather and shining of threads and all. उन सारे काम में आ रहा है. ठीक है, और it is also used in some of the medicines. फिर हनी के बारे में तो जितना बोले उतना ही कम है. It is one of the oldest क्या कहते हैं फूड which people used to get from the beehives. इसके अलावा it is highly nutritious, काफ़ी अमाउंट में उसके अंदर शुगर है, प्लस अदर एडिटिव्स एंड अदर थिंग्स आर देयर. ठीक है, इट इज़ अ गुड प्रिजर्वेटिव बिकॉज द शुगर इज़ वेरी हाईली कंसनट्रेटेड. तो वट एवर थिंग यू विल पुट इन दिस इट विल नॉट स्पॉयल. हनी कैन बी सेफली केप्ट फॉर hundreds of years, तो वो कभी ख़राब नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज वेरी सिंपल, नो सोनर एनी माइक्रोब एंटर्स इन इट, वो हाई कंसनट्रेशन के कांटेक्ट में है. सो इट्स वाटर विल ड्राई एंड ड्रेन आउट एंड इट विल डाई. ठीक है, तो माइक्रोब उस पर पनप नहीं सकते. ठीक है, इसके अलावा हनी इज हैविंग इट्स ओन इम्पॉर्टेंस इन ऑल आयुर्वेदिक मेडिसिन. ठीक है, प्लस सेवरल अदर मेडिसिन. एंड इसके अलावा हनी हैज़ गॉट इट्स ओन इम्पॉर्टेंस इन द ब्यूटी इंडस्ट्रीज. ठीक है, जहाँ पर वो कई सारे टाइप के फेस पैक बनाने के, कई तरह के क्रीम्स एंड. सो एपिकल्चर के फिर बहुत सारे फायदे हैं. देखिए, इट रिक्वायर्स स्मॉलेस्ट प्लेस, छोटा सा डब्बा एपिकल्चर. ठीक है, विच यू कैन कीप ऑन द टेरेस, यू कैन कीप इन वरांडा, यू कैन हैंग इट ऑन इन ए ट्री, यू कैन कीप इन एनी शेडी प्लेसेस. आप बगीचे के अंदर रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. एनीबडी कैन डैमेज इट बिकॉज द बीज देमसेल्फ आर इनफ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. बट द ओनली थिंग इज यू कीप देम in the shady place because the wax in the heat of the quota it also melts, then it breaks. ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा इतना सा आपको ध्यान रखना. तो you can keep them in any way. ठीक है, and in modern days time that a lot of people are there who are following this apiculture practice. They are even taking them in the mobile van and they are taking from place to place for हनी कलेक्शन. तो वो क्या होता है, वो ट्रक में लेकर के जाते हैं, ट्रक या वैन छोटी सी कोई गाड़ी ले लेते हैं, वो उसके अंदर इसको रख लेते हैं, खूब सारे डब्बे एपिकल्चर के, है ना. एंड देन दे आर टेकिंग देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दे आस्क एनी फार्मर कि भाई इट्स द गिव एंड टेक रिलेशन. यू अलाउ आवर बीज टू पॉलिनेट योर प्लांट्स एज वेल एज विल गेट इन बेनिफिट ऑफ हनी. तो वो दोनों का हुआ है. कई देयर आर नंबर ऑफ एपिकल्चरिस्ट दे आर इवन चार्जिंग मनी टू द फार्मर्स. ठीक है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ दीज एजेंट्स, नेचुरली तो आजकल कोई एजेंट मिल नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ पेस्टिसाइड, एप्लीकेशन ऑफ द पेस्टिसाइड, ऑल द यूजफुल एंड हार्मफुल इंसेक्ट ऑल आर died, so the number are highly reduced. So in that case
bees will reach there, they will carry out pollination, and after that they will be collected back and they will go to the new location. So this is a very common practice. ठीक है, तो हम एपीकल्चर के कई सारे एडवांटेज हो गए, मतलब आपको कोई खास जगह की जरूरत नहीं है, नॉट टू मच ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर, यू नीड नॉट टू टेक केयर ऑफ देम, यू नीड नॉट टू प्रोवाइड देम एनी फूड एज यू आर डूइंग फॉर द कैटल्स एंड शीप एंड अदर्स। उनके लिए आपको गाय भैंस चारा वारा लाने की जरूरत पड़ रही है, इनके लिए कुछ नहीं लाना पड़ रहा, यू नीड नॉट टू टेक केयर ऑफ देम, आपको कोई उसकी सफाई नहीं करनी है और आपको कोई झाड़ू पोछा नहीं करना, आपको उसको मिला जुला के ब्रश व्रश नहीं करना है, यू नीड नॉट टू इन्वेस्ट एनीथिंग, ओनली वन इन्वेस्टमेंट इज टू क्रिएट अ बॉक्स। ठीक है, एंड इन द मंथ ऑफ 2 to 3 months टाइम यू गेट वन, मतलब हार्वेस्ट, मतलब आपको काफ़ी सारा हनी मिल जाता है, हनी के साथ में आपको वैक्स भी मिल गया, तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। नाउ व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड टू हैव बी कीपिंग, तो देखिए बी कीपिंग थ्रू दो रिलेटिवली ईजी, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, बी कीपिंग दो रिलेटिवली ईजी, बट द नॉलेज अबाउट दीज सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट टीच बी कीपिंग, क्या क्या चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज अबाउट द नेचर एंड द हैबिट्स ऑफ द बी, वी मस्ट नो कि वो कौन सा बी जो है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स, व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेस दे कलेक्ट द हनी फ्रॉम, ठीक है, या व्हाट इज द सीजन एंड ऑल, ये सारी चीज़ों के आपके अपने बारे में ना, सुटेबल सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल लोकेशन ऑफ कीपिंग द बी हाइव्स, थर्डली कैचिंग एंड हाइविंग द स्वान, because you know in a hive only one queen bees is there, बाकियों को मार देते हैं, तो हम अगर उनको निकाल करके एंड विल कीप देम इन द डिफरेंट प्लेसेस, वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ बी हाइव्स। ठीक है, सो फॉर दैट कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ द स्वान जो है वो हमको आना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ द बी हाइव इन द डिफरेंट सीजन्स यू मस्ट नो, एंड हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ द हनी, bee bags, and bee are the pollinators of many of the crops. ठीक है, तो these are the additional advantages such as sunflower, brassica, apple, pear. Keeping beehives in the crop field during the flowering period increases the pollination and efficiency and improves the yield, beneficial both to the farmers and to the beekeepers. तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको इसको सब तरह से बता दिया, दैट इज़ व्हाट आर द एडवांटेज यू आर गेटिंग फ्रॉम बी कीपिंग, हाउ द प्रैक्टिस विल बी डन। ठीक है, और बीज से मिलने वाले प्रोडक्ट क्या क्या हैं, दैट इज़ आपको हनी मिल रहा है उसका क्या एडवांटेज है, आपको वैक्स मिल रहा है उसका क्या एडवांटेज है, एंड इन रिटर्न यू आर इवन गेटिंग पॉलिनेशन, उनके क्या एडवांटेज है ना। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिशरीज। इंडिया बीइंग अ पेनिनसुला, 3 साइड जो है इंडिया का वो समुद्र से घिरा हुआ है, तो वी हैव गॉट लॉट ऑफ फिश कैच। ठीक है, बिसाइड दिस इंडिया हैज गॉट लॉट ऑफ रिवर्स, बिग एंड स्मॉल करके हम देखेंगे तो काफ़ी सारे रिवर्स हैं, डैम्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, यूस्ट्रीज हैं, बैकवाटर हैं। ठीक है, एंड वेयर ऑल वी कैन हैव फिशरी प्रैक्टिसेस। Beside this, several states in India are there where the fisheries are done along with, that is the fish culture is done along with their pediculture or other type of cultures. वो उसी खेत में जहाँ चावल बो रखा है उसी के पानी के अंदर 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 4 महीने 6 वीक के लिए जो पानी वहाँ पे पड़ा उसी के अंदर वो मछलियाँ डाल देते, फास्ट ग्रोइंग फिश। So that is again there is an advantage. So fishery is very common practice and it is one of the oldest practice. अब आप बोलोगे सर के सर गाय भैंस के लिए भी ओल्डेस्ट बोला था, बी कीपिंग के लिए भी ओल्डेस्ट बोला था, ये भी ओल्डेस्ट है। अलग अलग लोगों के दुनिया में अलग अलग तरह के सिविलाइजेशन थे एंड डिफरेंट सिविलाइजेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंस। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता है अगर आप बात करेंगे कि अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे तो आप सोचेंगे कि साहब वहाँ पे वो गाय भैंस चरा रहे थे, इट इज़ अनइमेजिनेबल, वहाँ पे गाय भैंस कहाँ रखेंगे सूखे के अंदर, है ना। और अगर आप राजस्थान में या आप अगर क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ आपको फिशरी कहाँ मिलने वाली है, फिश वहाँ ताज़ा पानी बह करके आ रहा है, वहाँ पर बहते पानी के अंदर कौन सी मछलियाँ मिले। तो यू हैव टू हैव सम ऑफ लिटिल बिट कॉमन सेंस कि कौन सी कहाँ पे आई होगी, बट ऑल दीज टाइप ऑफ कल्चर जो है वो किसी न किसी जगह पर वही है एंड फ्रॉम एजेस। ठीक है, वी कैन नॉट गो बैक इन द हिस्ट्री टू नो दैट व्हेन द फिशरीज स्टार्टेड। ठीक है, ऑफ कोर्स फिश कल्चर आर्टिफिशियली बाय इन्वॉल्विंग द साइंटिफिक मैनर दैट इज कम क्वाइट लेट। ठीक है, बट फिश कैच एंड ऑल इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रैक्टिस। चलिए बात करते हैं फिशरीज की।
फिशरीज एंड इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश। तीनों चीज़ें हैं इसके अंदर। क्या क्या है? कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, फिश इज मोस्ट पेरिशेबल सब्सटेंस। अगर आप 1 लीटर दूध रखेंगे और एक मछली रखेंगे, दोनों को सेम एनवायरनमेंट में इफ यू कीप आउट, योर मिल्क विल स्टिल बी नॉट स्पॉइल फॉर 4 to 6 hours, बट द फिश विल स्टार्ट स्मेलिंग विद इन 2 hours. It's a highly perishable substance. So the processing and is very important. Generally fish is caught in the seas, deep sea, और वहाँ से समुद्र के किनारे तक आने में और उसको सेलिंग तक लेकर के जाने में कई बार 6 घंटे से 8 घंटे, sometimes 24 hours take place. And during that period of time, the fish may spoil. So it is necessary that the processing begins there itself. ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द फिशरी इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग, कैच तो आप कर लेंगे, प्रोसेसिंग यू विल हैव टू टेक केयर, उसको उसी टाइम आइस में रखना है या सफाई करना है, जो भी कुछ करना है, देयर ओनली यू हैव टू स्टार्ट एंड देन सेलिंग इट इनटू द मार्केट। अब सेलिंग और कैचिंग से लेकर सेलिंग के बीच का टाइम जो है वो फ्यू आवर्स से लेकर के फ्यू मंथ्स तक हो सकता है। ठीक है, यू नो दैट इफ यू गो टू द एनी ऑफ द लाइक इफ यू गो टू बेस्ट प्राइस यू विल फाइंड फिश देयर। Oh, tunas are there and the sardines are there and the sharks are there. वो पता नहीं कब पकड़ी गई होगी। ठीक है, of course you will see the date, you will come to know when it was caught and when it was processed. But you see, they can be easily kept in the refrigerator in minus 18 degrees Celsius, minus 17 degrees Celsius to minus 17 to इतने टेम्परेचर के अंदर हम उसको जो है काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, मंथ्स तक के लिए रख सकते हैं। ठीक है, a large number of our population is depending on the fish and fish products and their aquatic animals such as prawn. अब क्या है, फिशरी बोल रहे थे केवल, it is not only about the fish but it also include prawns, crabs, lobster, edible oyster, etc. ठीक है, उनमें प्रॉन का इंडिया के इकोनॉमी के अंदर वेरी लार्ज कंट्रीब्यूशन इज देयर बिकॉज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलर्स ऑफ द प्रॉन्स। ठीक है, फिर ऑयस्टर्स हैं, ऑयस्टर्स में इन एडिशन टू द ऑयस्टर वी समटाइम गेट पर्ल्स ऑल्सो। ठीक है, for food some of the freshwater fishes such as very common like katla is there, rohu is there, common carp is there, and some marine fish are eaten include hilsa, sardines, mackerels, pomfrets. ठीक है, now यहाँ पे लिखा है कि you just go into your local market and find out that what type of fish has been consumed in your areas. अगर आपकी इच्छा है तो आप जाइए, देख लीजिए, और नहीं तो कई लोग वैसे फिश खाते होंगे तो उनके घर में कौन कौन से फिश आती है दे मे बी नोइंग, अदरवाइज गूगल जिंदाबाद। Now, fisheries are an important place in Indian economy and provide income and employment to the millions of fishermen and farmers, particularly in the coastal states. But as I said, India is a country of rivers. We got plenty of rivers. बड़ी छोटी क्या कहते हैं हम सब्सिडरीज एंड ऑल मिलाकर काफ़ी सारी रिवर है, एंड फिश कैन बी कल्चर्ड इवन इन द स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉल रिवर एंड द पॉन्ड, द डिचेस एंड द लेक्स एंड द पॉन्ड्स एंड द डैम्स एंड हर तरह के पानी के बॉडी के अंदर वो मिलती है। ठीक है, फॉर मैनी इट इज़ द ओनली फॉर मैनी इट इज़ ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इन ऑर्डर टू मीट the increasing demand of the fisheries, the different techniques have been employed to increase production. For example, through aquaculture and the pisciculture. Now, aquaculture is a culture in which any kind of aquatic body which is eaten is cultured, and pisciculture it is only about fish. Pisci word, piscis is only for fish. Aqua means water, water bodies, जितने भी टाइप के ऑर्गन्स हैं उनके लिए वो आएंगे। ठीक है, pisciculture have been able to increase the production of aquatic plants and animals, both the fresh water and the marine. Find out the difference between the pisciculture and aquaculture. So just now I said pisciculture is the practice. Pisciculture is the practice of rearing only fish, and aquaculture any aquatic organism. ठीक है, this led to the development and flourishing of the fishery industry, and it has brought a lot of income to the farmers. And some years back we have revolutionized that, and that revolution is known as blue revolution. You must be knowing that green revolution हमने करा है ना, ऑपरेशन फ्लड हमने करा अबाउट मिल्क, ऑपरेशन ब्लू रिवोल्यूशन हमने करा है इनके लिए, एंड वाइट रिवोल्यूशन अबाउट एग्स। ठीक है, तो हमने अलग अलग टाइप के रिवोल्यूशन किए हैं इंडिया में, है ना, और अब तो हम
we are almost self-sufficient. All food requirements are fulfilled within our country. When we just got independent, so our country was barely able to produce not even 50% of the total requirement. ठीक है, then we used to look in the other countries. हम मैक्सिको से चावल मंगा रहे, गेहूँ मंगा रहे थे, हम ताइवान से चावल मंगा रहे थे, and that was the time when we are largely dependent on the other countries. ठीक है, and we were producing some of the food in excess. There was time till 70s तक तो ये हाल था कि in the season we used to export sugar and then after some time we used to import sugar. ठीक है, now we are self-reliant. ठीक है, तो दैट सेल्फ रिलायंस वही हमारे इस चैप्टर का उद्देश्य है, दैट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन. तो हम फूड प्रोडक्शन कोई एक दिन में 2 दिन में थोड़ी कर पाए, इट टुक एजेस. ठीक है, कई साल लगे उसके अंदर. चलिए अब हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग. वी आर फिनिश विद एनिमल हस्बेंड्री. वी आर डन द वेरियस स्टेप्स ऑफ द animal breeding and animal culture and pisciculture and aquaculture and what you call apiculture and all. ठीक है, वो सब हमने कर लिया. Are you able to hear me properly? No, मैंने आज ये लगाया नहीं अपने पास, but since nobody said yes, मैं लगा लेता हूँ. Okay, now is plant breeding. Plant breeding से क्या मायने है? ठीक है, see एनिमल ब्रीडिंग में तो हमको डबल फायदा, स्पेशली इफ यू टॉकिंग अबाउट द कैटल. तो कैटल ब्रीडिंग में आवर एम वाज टू इन ऑर्डर टू गेट मिल्क वी हैव टू हैव ब्रीड, है ना. हमारे पास बच्चा होना जरूरी है, बिकॉज मिल्क इट इज़ प्रोड्यूसिंग फॉर इट्स काफ, नॉट फॉर अस, है ना. तो प्लांट ब्रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? प्लांट ब्रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नो दैट देर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ द क्रॉप्स. ठीक है, इफ यू गो टू मार्केट एंड यू जस्ट आस्क इन एनी शॉप, सर वो गेहूँ है क्या? तो यस है. कौन सा वाला है? तो बोला आपको कौन सा चाहिए? ना यू डोंट नो, यू जस्ट सिंपली आस्क देम कि आज दिखा दो आपके पास कौन सा है. तो वो दिखाएगा, ये लोकवान है साहब, ये 3077 है साहब, ये फार्मी है साहब, ये है. 10 varieties of the weeds are there. Now it is not that the farmer is enjoying growing of any of the wheat. बाजार में जाएं, वीट का स्कूल से भी सीड ले आएँ और उगाना शुरू कर दें, बिकॉज डिफरेंट वीट्स है डिफरेंट क्वालिटीज़, डिफरेंट मेज है डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट राइस है डिफरेंट क्वालिटी. ठीक है, एंड देयर प्रोडक्टिविटी, देयर यील्ड, देयर रिक्वायरमेंट, देयर इनपुट ऑफ वाटर, देयर इनपुट ऑफ पेस्टिसाइड, इनपुट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ऑल विल डिपेंड फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज और टाइप टू टाइप. एंड दैट इज वाई देयर इज अ नीड टू, अगर उनको रिवोल्यूशनाइज करना है, वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, we have to develop some better variety, a variety which can resist, which can produce good yield, which will not fall sick, which will be able to resist itself against the environmental conditions, sturdy honi chahiye wo, and we can resist against the pesticides, pests and all, and on top of that it should be early mature. ठीक है, वो जल्दी से मैच्योर हो जानी चाहिए. तो ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट है. देखते हैं क्या लिखा. ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन ओनली यील्ड लिमिटेड बायोमास. जो इन द 60s वे बैक जब आप गाने सुनते थे ना, मेरे देश की धरती सोना उगले, तो वो धरती सोना उगलती थी बट लिमिटेड अमाउंट. ठीक है, एंड इट वॉज नॉट इवन फुलफिलिंग और 50% डिमांड ऑल्सो. अब आप याद कीजिए कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज मेनली 35 करोड़. आज हमने 135 करोड़, 100 करोड़ बढ़ गए. And then also at that time we were not self-reliant, and today we are self-reliant. Today rather we are in a state to export wheat, plus we are in a state to use wheat for many other purposes. ठीक है, at that time the people used to consume only 2 meals. वो क्या कहते हैं, दिन का एक खाना खा रहे थे और रात का एक खाना खा रहे थे. टुडे यू सी हाउ मेनी टाइम्स you are taking meals, and how many food industries are there, how many processing industries are there. आप सोच सकते थे कि आज से 50 साल पहले केक खाता होगा आदमी, हार्डली कोई वो जो हायर इनकम ग्रुप थे ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्हीं के घर में केक बनता था. आज पुअरेस्ट ऑफ पुअर पर्सन इज ईटिंग केक once in a twice or other times in year. ठीक है, आज you will be surprised that dairy milk, the chocolate, the highest selling was recorded in the Mumbai's the Dharavi area. धारावी का नाम सुना है ना आपने? वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम एरिया है. ठीक है,
and that Dharavi Yes, has sir. recorded the highest consumption of dairy milk chocolates. आप और मैं खाते हैं, सोचते हैं हम खा रहे हैं, गरीब क्या खाता होगा, ठीक है, they are even consuming. Now you see a major portion of your total milk production is going in making chocolates. Your major portion of your wheat is going in making all these type of things, चाहे वो ब्रेड होंगे, चाहे बिस्किट होंगे, चाहे वो वैरायटी ऑफ थिंग्स जो भी टाइप के आप बेकरी में जाते हैं और आप खा रहे हो, वो सब के सब, ठीक है, वो सब के सब कहाँ से आ रहे हैं? पहले तो हमारा 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा था हमको, तो थैंक गॉड that the green revolution is taking place. Thank God that the scientific methods have been employed. Thank God now we got a better storage facility. Thank God that we have developed various type of the storage facilities and all. So they have all revolutionized, तब कहीं जाकर के आज हम जो है इन सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। पहले कोई सोच ही नहीं सकता था कि वो अपने गाय को चारे में गेहूँ खिला सकता है, ठीक है, कोई सोच ही नहीं सकता था कि मतलब हम 1 से 2 से ज़्यादा मील ले सकते हैं। Now you see एनी टाइम पीपल आर रेडी, वो समोसा, कचौरी, ये जलेबी, फलेबी, पता नहीं था, ये सब के अंदर मैदा लग रहा है, एंड मैदा इज अल्टीमेटली कमिंग फ्रॉम वीट, ठीक है। तो एंड पहले हमारी टेबल के ऊपर कुल मिला के 2 या 3 टाइप के फूड हुआ करते थे। नाउ यू से हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ फूड यू आर गेटिंग इन योर डे, any of the function, any of the birthdays and all। पहले क्या होता था, हम छोटे थे, हम किसी शादी में जाते थे, दाल मिल रही होती थी, पूड़ी मिल रही होती थी, वो क्या कहते हैं केरी की लौंजे मिल रही होती थी, नमकीन और मुक्ति का मिक्सचर मिल रहा होता था, एंड सम 2, 3, 4 आइटम्स ऑल टुगेदर मिला के 10 आइटम्स में मिल रहे थे। आज 10 आइटम्स तो आपको कुल मिला के वहाँ स्टार्टर्स में मिल रहे होते हैं, वो चाइनीज़ का स्टार्टर है, साउथ इंडियन स्टार्टर है, इधर कुछ राजस्थानी स्टार्टर है, ये स्टार्टर इटसेल्फ इज मोर देन 20 वेराइटीज। सो ऑल दीज आर अल्टीमेटली कमिंग फ्रॉम योर फूड, ठीक है, एंड दैट फूड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स, ठीक है। तो वो जो ग्रीन रिवोल्यूशन की परिकल्पना करी थी MS स्वामीनाथन ने हमारे देश के अंदर, is known as the father of green revolution of our country, and father of green revolution in the world is Dr. Norman E. Burlong। तो नॉर्मन ई बर्लोंग ने जो है मैक्सिको में वो ग्रीन रिवोल्यूशन करा था, एंड देन हमारे स्वामीनाथन जी जो है उन्होंने उनके बारे में पढ़ा, एंड देन ही वेंट एंड ही studied there in Mexico that what all are the practices and how to increase the food production and all। तब वो सारी चीज़ें हमारी कंट्री में लेकर का, एंड देन टुडे वी आर इन ए स्टेट ऑफ दिस। अब इतना हो गया कि हमारे पास में सरकारें करेंगे, हमारे पास मंडी नहीं है, आप प्राइवेट कंपनीज को बेचो। चलिए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इतना टाइम हमारे पास है, टाइम तो हो गया वैसे, फिर भी मैंने थोड़ा सा लेट शुरू करा। ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन ओनली यील्ड लिमिटेड बायोमास एज द फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंक्रीज द एकरेज कैन इंक्रीज द यील्ड। अब इंक्रीज एकरेज का जो टाइम था ना, एकरेज मतलब दैट इज द लैंड अंडर कल्टिवेशन, वो जो था ना वो आफ्टर इंडिपेंडेंस इट इंक्रीज, बट नाउ इट इज डिक्रीजिंग। The reason is after independence there were a lot of areas where the agriculture irrigation facilities were not available, so people were never used to carry out agriculture practice. Once the river system, once the canal system, once the tube wells and other facilities that has come into employment, and then we started production of these substance, food production from the नंबर ऑफ न्यू फील्ड्स। बट अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि आर नीड फॉर द रोड्स, इंडस्ट्रीज, स्कूल्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड ऑल, उन सब के लिए हमारी ज़रूरत बढ़ रही है। तो नाउ नंबर ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड वी आर कन्वर्टिंग बैक इनटू सम अदर पर्पस। सो नाउ अगेन लैंड आर अंडर कल्टिवेशन इज श्रिंकिंग। तो वो इंक्रीज एकरेज जो था वो एक बीच का पीरियड था, अभी नहीं है, ठीक है। अभी हार्डली वी फाइंड एनी प्लेस न्यू लैंड विच इज़ पुट इनटू कल्टीवेशन, ठीक है। अब बल्कि जो लैंड कल्टीवेट हो रही थी दैट इज़ बिन कन्वर्टेड इनटू रोड्स और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज और स्कूल्स और कॉलोनीज और रेजिडेंशियल एरियाज और एनी अदर पर्पस, ठीक है। चाहे वो अम्यूजमेंट पार्क बन रहे होंगे, शादी घर बन रहे होंगे या कुछ और बन रहे होंगे। तो आज जो है मतलब लैंड अंडर कल्टीवेशन इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, but the only to a limited extent. The plant breeding as a technology has helped increase in increasing yield, ठीक है, to a very large extent. Who in India is not heard about green revolution? फिर हमने तो सुना ही है, बिकॉज हमारा तो सब्जेक्ट ही पाया हुआ है।
ठीक है. तो which was responsible for our country to not merely to meet the national requirement of the food production but also help even to export it. Today we are in a state to export number of food items, ठीक है, unprocessed as well as processed, ठीक है. कई सारी चीज़ें हम इंडिया से बाहर भेज रहे होते हैं और उसमें से वो बिस्किट्स भी हो सकते हैं, वो केक्स भी हो सकते हैं, दूसरे आइटम्स भी हो सकते हैं, या फिर वो रॉ फूड भी हो सकता है, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा वगैरह, ठीक है. ग्रीन रिवोल्यूशन इज डेवलप ए लार्ज एक्सटेंड टू प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्ड एंड द डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज इन द व्हीट, राइस, मेज एक्सेट्रा. आपको पता है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि क्या क्या एग्रोनॉमिक क्वालिटीज़ चाहिए आपको फूड प्रोडक्शन के अंदर. सबसे पहला आपको चाहिए दैट इज यील्ड ज़्यादा होना चाहिए. दूसरा बेटर न्यूट्रिशनल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है. तीसरा इट शुड बी रेजिस्टेंट टू द अगेंस्ट द डिजीजेस. चौथा इट शुड बी रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है. कम पानी की जरूरत पड़े, ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह को सह सके एक्सेट्रा, ठीक है. देन द यूनिफॉर्म मैच्योरिटी, ठीक है, अर्ली मैच्योरिटी, है ना, एंड प्लस सम एग्रोनॉमिक वैल्यू. अगर वो ऑयल सीड है तो इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑयल. इफ इट इज़ पल्स देन इट शुड कंटेन मोर प्रोटीन. इफ इट इज़ सम अदर थिंग, तो वो उस हिसाब से वो चीज़ें. तो ये 6-7 क्वालिटीज़ हमको चाहिए किसी भी टाइप के सीड के अंदर. And accordingly we decide that which is the better quality and which is the poor quality, and which should we culture and cultivate and which should we not culture or cultivate. That's all children for today. Next class we study